हमारे 11th क्लास प्यारे बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन समाप्त। मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट। और इसमें टू डायमेंशन से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट जानना है। आज की वीडियो में बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके न्यूमेरिकल से पीछे हाथ धो के पढ़ना है, चूँकि आपके जीवन में 2D मोशन के बारे में डिस्कस पहली बार आ रहा है, इसलिए सचेत होकर इसको सुनें। फुल कंसंट्रेसी के साथ इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। एक पत्थर को अगर हम यहाँ लाए और छोड़ दिया, वो कौन सा मोशन होगा? 1D, 2D, 3D? जाहिर है एक ही लाइन फॉलो करेगा वर्टिकल, तो वो 1D मोशन ही है। एक पत्थर को यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टली यूं फेंक दिया, तो पत्थर यूं ही अर्थ के पैरेलल यूं जाता 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 अंतरिक्ष में पहुँच जाएगा या आगे जाके गिर जाएगा? यकीनन वो आगे जाके गिर जाएगा। कारण अब ये बहुत बड़ी समस्या होगी ऑनलाइन की। इस समय ज़बरदस्त समस्या है, इसे और सचेत होकर सुनने की कोशिश करें, बीच बीच में बोलने की कोशिश करें। जब मैं कह रहा हूँ क्या वो सीधा अंतरिक्ष में चल जाएगा, आपको नो सर बोल लें, ना कि ये मूवी चल रही है बच्चों, ये शिक्षा चल रही है। एक एक बिंदुओं के ऊपर विचार करते रहो, साथ साथ बोलते भी रहो। अगर रोते ही रहोगे ऑनलाइन ये वो, तो जो टाइम चलने से अकॉर्डिंग हमें चलना ही पड़ेगा, ठीक। और अगर चलना ही है, सोच लिया ऑनलाइन, जब ऑनलाइन का ही रास्ता है तो इसी में ही चलना पड़ेगा, तो फिर इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि यूं फेंका और आगे जाके नीचे गिर गया। ये मैं पूछता क्यों, और ऑफलाइन होता तो। अब ऑनलाइन में आप स्वयं पूछो, अगर पत्थर मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका तो नीचे क्यों गिरा? आगे गया पर कुछ आगे जाके नीचे गिर गया। नीचे गिरने का कारण हुआ ग्रेविटी। अर्थ जो हर बॉडी के अंदर खींच रही है वो तो अभी खींचेगी, छोड़ते उसने खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। इसलिए अगर ये बेस है और यहाँ से पत्थर को ऐसे फेंका गया, तो ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब छोड़ रहे थे इसको, तो छोड़ते ही इसी ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड जीरो थी। अब ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी बदल चल जाएगी, बढ़ती चल जाएगी, और ये धम। अब भी आगे जाने तैयार था, नीचे गिरने तैयार नहीं था। नीचे गिरने की स्पीड जीरो ही थी, हाँ आगे जाने की स्पीड मिल गई थी इसको, पर आगे जाने में तो ये हेल्पफुल नहीं है, इधर थोड़ी लग रहा है फोर्स। तो इस स्पीड को तो कोई घटाने या बढ़ाने वाला नहीं है, ये तो यूं ही रहेगी। पर डाउनवर्ड जो उसने चलना शुरू नहीं किया था, ये ग्रेविटी इस जीरो को जरूर बढ़ाएगी। वो कहेगी तू आगे जाता रहा, मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं तो तुझे नीचे गिरा के मारूंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए आगे जाते जाते एक स्पीड नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। कुछ देर बाद ये तो आगे जाएगा, ये स्पीड कुछ ज़्यादा हो जाएगी नीचे की तरफ, इन्हें आगे जाता रहता है, नीचे गिरना भी शुरू कर देगा ड्यू टू ग्रेविटी, और इस तरह से ये गिर। ओके, अगर इस पॉइंट पे देखें तो अभी आगे जाने की स्पीड बरकरार है यू की यू ही, मतलब नीचे गिरने की स्पीड जीरो थी, अब कुछ डेवलप हो चुकी है जी के कारण, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर इस पाथ का टेंजेंट होगा तो ये है एक्चुअल स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड है।
जिसका एक भाग उसे भी आगे धकेल रहा है और एक भाग नीचे भी गिरा रहा है। ठीक है, तो कौन सा मोशन हो गया? अब जब एक स्ट्रेट लाइन नहीं रही तो 2D मोशन, कि अब ये कम से कम एक प्लेन में तो हो रहा है। ये धरती माता, कोई स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम उसके ऐसे ही धक्का दे दें तो रुक जाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऊपर फेंक दें सिर के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, तो एक लाइन में जाएगा, उस लाइन में वापस आ जाएगा। इट इज ऑल्सो 1D मोशन। परंतु अगर उसे ना तो सीधा और ना ऊपर टेढ़े फेंकें, ऐसे फेंकें उसको यू स्पीड से, कोई एंगल बनाते हैं, ये थीटा ना तो 0 है और ना 90 है। ये थीटा 0 हो या 90 हो तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही इज टेक प्लेस। अब जैसे हमने किसी पत्थर को ना इधर ना ऊपर टेढ़े में यूं फेंका, तो यूं चाचा तो आसमान चल जाएगा और गायब हो जाएगा। नहीं, सोचो क्या होगा? जो यूं फेंकेंगे तो आगे जाएगा, यूं जाएगा। सीधा चला जाना चाहिए था, पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे निकल जाओगे और ऐसा पाथ बनाते हुए यहाँ गिर जाओगे। समझ रहे हो? ऐसे मोशन के ऊपर अब हमें विचार करना है। इस फेंके हुए पत्थर या बॉडी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, जो इस तरह से फेंकते हैं। और इस प्रकार के मोशन को जो 2D में है कहलाएगा ये, जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग डाल दें, श्री गणेश करें। सबसे प्रथम मोशन इन 2 डायमेंशन और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। और ये डायग्राम ऐसी के ऐसी बना दें। और लिखने का श्री गणेश भी कर दें। क्या लिखोगे? कंसिडरिंग ए बॉडी, ब्रैकेट में प्रोजेक्टाइल लिख सकते हो। कंसिडरिंग ए बॉडी प्रोजेक्टाइल, फेंकने वाली बॉडी को ही प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है। कंसिडरिंग ए बॉडी प्रोजेक्टाइल, कंसिडरिंग बॉडी प्रोजेक्टाइल is thrown with initial speed u making an angle theta with horizontal। ठीक है, बस इतना लिखना है। किसी बॉडी को u स्पीड से बेस से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिया गया। इसको एक्स एक्सिस कह दीजिए, इसको वाई एक्सिस कह दीजिए। तो ये पूरा जो ग्रीन बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं रहा, पर एक्स वाई प्लेन में जरूर रहा। इस प्लेन को नहीं छोड़ा इसने, इस कारण 2D मोशन है। इस प्लेन को भी छोड़ देगा तो 3D मोशन हो जाएगा। समझ रहे हो? एक बात ध्यान दें, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा हो और ये एल हो, हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल कॉस थीटा। बी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ऐसे परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। पी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ध्यान देना,
ये तो हर मोड़ पे काम आएगा। हाइपोटेनियस अगर पता हो तो वो साइड जो एंगल बन, जिस साइड से एंगल अटैच है उसके साथ cos थीटा और जोड़ दो, L cos थीटा, और एंगल के सामने वाला जो होता है L sin थीटा, बेस L cos थीटा और L sin थीटा। अगर u स्पीड से ऐसे फेंका, ऐसे, तो जिधर से एंगल जुड़ा हुआ है ये तो हो जाएगा u cos थीटा, और एंगल के सामने वाला ऊपर उठाने वाला यानी ये हो जाएगा u sin थीटा। इसे बोलते हैं वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट का काम है इस प्रोजेक्टाइल को आगे धकेलना और दूसरे का काम है ऊपर उठाना। आगे धकेलने वाले पे तो ग्रेविटी कोई फर्क नहीं डालेगी, इसलिए u cos थीटा तो हमेशा के लिए एक जैसा ही रहेगा, ठीक। और ऊपर जो इनिशियल स्पीड है u sin थीटा, इस पर जी का पूरा प्रभाव पड़ेगा और ये कम होती चल जाएगी, कम होते होते जीरो भी हो जाएगी और फिर नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, पर इस दौरान आगे चलना कंटिन्यू रहेगा। समझ रहे हो? तो जो आपने डायग्राम बनाया उसमें इस चीज़ को मेंशन कर देना, ये कुछ नहीं करना आपको। फिर बताता हूँ इससे क्या है। कोई वैल्यू आपको पता है तो थीटा एंगल बनाते हैं उसका कंपोनेंट cos थीटा हो जाएगा, देखिए उसके परपेंडिकुलर वाला sin थीटा, ये लिख देना है, ठीक है। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये स्टेटमेंट इस पैराग्राफ के अगले पैराग्राफ। नेक्स्ट क्या लिखोगे? इन दिस मोशन कंपोनेंट in horizontal direction, velocity component, sorry, velocity component in horizontal direction u cos theta is always constant। लिख दो लाइन, हाथ तो लिखते रहो बस। is also constant, sorry, is constant। या horizontal component of velocity u cos theta is always constant। लिख दिया? अब आपको इस जो इसकी पाथ हुआ जिसे हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, इस पाथ की हमें इक्वेशन निकालनी है, तो पता चल जाए कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता हुआ ये पाथ है। इसका कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लीजिए, इस एक्स वाई में जो भी कनेक्शन आएगा वो इस पाथ को शो करेगा। असल में ये इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम आपको दे सकता है कि मैथ्स में भी आपको बहुत आगे बढ़ना है, तब जाके इसमें जो कॉनिक सेक्शन आता था। सुनिए मैं बताता हूँ आपको। जब कोई स्ट्रेट लाइन आती है तो उसकी इक्वेशन एक्स और वाई में लीनियर आएगी 1, जैसे 2x + 3y = 4, ठीक है। जब सर्कल आता तो इसकी इक्वेशन x और y दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंगल टर्म x का आए ना आए, ओके। एक आकृति होती है पैराबोला, ये फैलता चल जाता है, ये इसे बोलते हैं पैराबोला। इसकी पहचान क्या है? y में स्क्वायर होगा और x में लीनियर होगा, या x में स्क्वायर होगा y में लीनियर होगा। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y की 1 पावर है तो निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन है। ये सर्कल है, और अगर x और y में किसी एक में क्वाड्रेटिक है और दूसरे में क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये केवल सुनना है बस, अभी काम आ जाएगा। अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि एक्स वाई में जो रिलेशन आ रहा है वो एक्स या वाई किसी एक में तो क्वाड्रेटिक है और एक में लीनियर है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो पाथ इस पत्थर ने फॉलो किया ये पैराबोलिक है, ना कि सर्कुलर। ट्राई करो समझने।
अब मान लो ये इनिशियल पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए पर, एक्स वाई का मतलब सीधा सीधा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हो, ये एक्स रहा होगा और ये वाई रहा होगा, तभी कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अगर ये टी टाइम में यहाँ पहुँच गया, अगर ये पत्थर टी टाइम में ओ से ए पे पहुँच गया, तो इस टी टाइम में दो काम हुए। एक्स तो आगे चला गया इस टी टाइम में, और साथ साथ वाई ऊंचा भी उठ गया। ये दोनों काम एक ही वक्त पे हुए। ठीक है, तो आपने आपकी लास्ट लाइन लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगली लाइन से लिखेंगे, लेट प्रोजेक्टाइल रीच फ्रॉम ओ टू ए एट टाइम टी, या ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी। टी टाइम में वो ओ से ए पे पहुंच गया। ठीक है, एज सॉन भी लिख देना, एज सॉन। लिख दिया। इसके बाद क्या है, अब मैं सारे लिख के बता रहा हूं आपको। ना फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल की विशेषता क्या है, ये स्पीड ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पीड आगे जाने की। इस दौरान ऊपर जाके फिर नीचे जरूर आएगा, ऊपर आगे जाने की स्पीड कांस्टेंट है। और आपने पढ़ा जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, एक्सेलरेशन तो है नहीं इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन स्पीड क्या आगे जाने की, यू स्पीड तो मेन स्पीड है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, इसको तोड़ना पड़ेगा दो हिस्सों में। अब इसके बारे में सोच रहे हैं बस। तो स्पीड आगे जाने की स्पीड है यू कॉस थीटा, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी चला, तो वास्तव में इतनी चला, पर इस स्पीड ने एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा दिया उसको, एक्स, और टी टाइम, इस टी टाइम निकाल दिया, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस। इतने टाइम में वो एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी ए पे पहुंच गया। और इसी टाइम में कुछ और भी हुआ साथ साथ ही, वो वाई ऊंचा भी उठ गया। इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, वो भी स्पीड कम होती जा रही है, यानी माइनस साइन यूज करो। एंड फॉर वर्टिकल मोशन क्या लिखना, फॉर वर्टिकल मोशन for vertical motion, from h equal to ut minus half gt square, माइनस इसलिए कि स्पीड घटती जा रही ऊपर जाने के मामले में। कितनी हाइट कवर कर ली उसने टी टाइम में, y। इनिशियल स्पीड ऊपर उठने के लिए u ने ऊपर उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी, u साइन थीटा, ये है इनिशियल स्पीड ऊपर उठने की, यू साइन थीटा। और टाइम यहां तक आता है यही है, इतने टाइम में एक्स गया, इतने ही टाइम में साथ साथ भी उठ गया, टाइम यही है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और टी का स्क्वायर, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। Therefore, y is equal to u cancel, और sin थीटा कौन से tan थीटा, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 और इसका स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसलिए यहीं रुक गए, बस इतना पर्याप्त है। देखिए भाई u और थीटा को दे गई ना कि मैंने इतनी स्पीड से इतना एंगल बनाते फेंका है, यानी तो नॉन है थीटा और u, और जी भी नॉन ही होता 9.8 टाइम। और सारी बात x और y में आकर अटक गई, एक्स वाई में उलझन आ गई, और एक्स वाई की उलझन को इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे x में एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है,
जबकि वाई में लीनियर ही है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ पैराबोला की ही इक्वेशन है। अर्थात सिद्ध होता है कि प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए ही अच्छे खासे नंबर का आएगा। इसके बाद सुने में क्या लिखना है यहाँ पे, इस इक्वेशन को बॉक्स में बंद करने के बाद क्या लिखना है ढंग से सुने। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x and linear in y, so it is the equation of a parabola. Equation of parabola. So trajectory of projectile motion is parabolic. ओके, पैराबोलिक तक प्रूफ करना आपको आ गया। इसके बाद आपको 3 फॉर्मूले प्रूफ करने हैं। पहला फॉर्मूला कि ये कितने टाइम तक हवा में रहा, कितनी देर बाद से धरती को दोबारा छुआ। आप कह रहे हो धरती धरती क्यों बोल रहे हो, शायद आपके दिमाग में नहीं आ रही बात। मैं कह रहा हूं धरती के एक कोने से दूसरे कोने पे ये गिरी। ये क्या कह रहे हो, इसे मिसाइल मान लो। मिसाइल इसका सर्वोचित उदाहरण है। मिसाइल जो छोड़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली, ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ गिरने वाली। इस कारण धरती नाम दिया जाता है कि धरती की इस जगह छोड़ी, धरती की उस जगह पे वो मिसाइल गिरी। हमेशा पत्थर तक की सोच रहेगी तो सही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस कारण ये कितने टाइम तक हवा में रही, यानी कितनी देर बाद अगर यहाँ से हमने किसी मिसाइल को फायर किया तो कितनी देर बाद वो वहाँ गिरेगी जहाँ हमारा लक्ष्य था। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। इसने अपने पाथ में सबसे अधिक ऊंचाई कितनी तय करी, मैक्सिमम हाइट टाइम, उसका फिर नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, आगे जाएगी। ये फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी फॉर्मूला, कितना दूर जाके गिरी, यही तो है बस। मार्क दूरी से कितनी है, इस मिसाइल की क्षमता कितनी है, 2000 किलोमीटर दूर जाके तक जा सकती है। नंबर 1 क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट अटेंड, और तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी रेंज इस मिसाइल की है। ओके, तो अब आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड आर्टिकल ही चला प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसने पैराबोलिक तक आपने प्रूफ कर दिया। अब आप शॉर्ट हैंड डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रहा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा। ये आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट बी का दोस्तों, और इसको सी का, बी तक जितना टाइम में लेगा उतना ही टाइम लौटने भी लेगा, कि एक्सेलरेशन एक ही है ना, वही स्पीड को घटा रहा है वही बढ़ा रहा है। तो जितना टाइम टॉप मोस्ट तक आने में लगा उतने टाइम वापस आने में लगेगा।
तो टॉप तक आने का टाइम निकाल दो, बस उसका ट्वाइस कर दो तो टोटल आ जाएगा। ओ टू बी फॉर मोशन ओ टू बी, टॉप पोजिशन, ठीक है जी। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। केवल वर्टिकल मोशन के बारे में विचार करेंगे बस, क्योंकि ये क्वेश्चंस वर्टिकल मोशन के बारे में लगाई जा सकती हैं। इस दौरान वो आगे भी चल रहा है, चलने दो। तो वर्टिकल स्पीड जिससे u साइन थीटा से उसने उठना स्टार्ट किया था, जो कि घटते 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 इस पॉइंट पे बिल्कुल जीरो हो गया। वर्टिकल स्पीड अगर होती तो भी और ऊंचा उठता, यहाँ उठना बंद हो जाए, यानी ऊपर उठाने वाली स्पीड जीरो हो चुकी। इनिशियल कितनी थी ऊपर उठाने के लिए? u साइन थीटा माइनस जी, और टाइम निकालना में ऊपर तक पहुंचने में, इसलिए जी टी की वैल्यू इधर आ जाएगी u साइन थीटा, इसलिए t इज u साइन थीटा अपॉन जी। इतना टाइम लगा ऊपर जाने में, इतना नीचे आने का लगेगा, ट्वाइस कर दो उसका। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, इसका ट्वाइस कर दो, दैट इज 2 और t आया आपका u साइन थीटा अपॉन जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी शुड बी लर्न एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन, शुड बी लर्न। ऑल थ्री फॉर्मूले शुड बी लर्न। टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर शॉर्ट हैंड डालेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड। यहां टाइम ऑफ फ्लाइट का टी लिख देना, मैक्सिमम हाइट अटेंड कैपिटल एस। इसका फॉर्मूला तैयार होने जा रहा है, इट शुड बी आल्सो लर्न। वर्टिकल स्पीड ने का ही जिम्मेदारी से अटेंड करने की, एच को अटेंड करने की जिम्मेदारी यू कॉस थीटा की थोड़ी है, यू साइन थीटा की। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। केवल वर्टिकल बारे में सोचना बस। एच हाइट, कैपिटल एच हाइट तक अटेंड करते करते उसकी स्पीड यू साइन थीटा से घटते घटते कितनी होगी? टॉप पॉइंट पे जीरो। और इनिशियल स्पीड क्या थी ऊपर उठाने के लिए? यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और कितनी हाइट उठ गया इस दौरान? कैपिटल एच। सो 2gh इधर ले आओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, मैक्सिमम हाइट अटेंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन शुड बी लर्न एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। और लास्ट आ गया रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। लास्ट शॉर्ट हेडिंग हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर जाके गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने की जिम्मेदारी किसकी है? यू कॉस थीटा की, यू साइन थीटा की? यू कॉस थीटा की।
और इसे निकालना आसान क्यों है? क्योंकि यू कॉस थीटा कांस्टेंट है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही काम चल जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस कवर्ड इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी को क्या है? यू कॉस थीटा इनटू कितना टाइम लगा? पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम पीरियड, इस दौरान कितना आगे चला गया ये तो निकालना है। आगे दें तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हो गया। यू कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड कितना निकालता है बेबी? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले वक्त में फॉर्मूला पढ़ोगे, साइन 2 थीटा, थीटा का ट्वाइस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस। ये फॉर्मूला बहुत जल्दी आप ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे जो साथ साथ क्लास चल रही है उसमें पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखो खुद में खाली बताया वैसे कंटिन्यू रखें। तो देखो u इंटू यू स्क्वायर, बाकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा और अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी शुड बी लर्न at any cost, at any condition. Okay? 3 formulas should be learned in projectile motion. Time of flight 2 sin theta upon g. Maximum height attained u square sin square theta upon 2g. And horizontal range u square sin 2 theta upon g. ठीक है, एक बात आपसे करनी है लास्ट में। और आप किसी पत्थर को ये सोचते हुए फेंकते हो देख पे कौन दूर फेंकेगा और शर्त लगती है, तो सबसे दूर फेंकने के लिए एक तो होनी चाहिए उस बंदे के अंदर ताकत, दूसरा होना चाहिए सही एंगल डिजाइन। ये बात सही है कि अगर आप चाहते हो यू सबसे ज़्यादा हो तो ये बात ठीक है, यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जितनी आप में ताकत है पूरी लगा दो। जी आपके बस से बाहर है, 9.8 है तो आप कोई नहीं जी हम उसको 6 कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल है एंगल, कितना एंगल बनाते फेंकना चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो ये मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम ये आपके बस से बाहर है, पूरी ताकत लगा दोगे, और ये साइन 2 थीटा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और आप जानते हो साइन थीटा कॉस थीटा ये कभी 1 से ऊपर नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो r सबसे ज़्यादा हो तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा 1 होता है। ठीक, दैट इज 2 थीटा इज साइन किसकी वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री की, यानी थीटा शुड बी 45 डिग्री। एक तो पूरी ताकत लगा दो फेंकने में, दूसरा 45 डिग्री एंगल पर फेंको तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगी। ठीक है, और आर अगर मैक्सिमम चाहिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी, वो तो 1 हो गया। अगर मैक्सिमम चाहिए तो वो तो 1 ही हो, ये मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तीनों, एक तो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, ये प्रूफ करना, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड और हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले ड्राइव करने के साथ साथ याद करने, और सबसे दूर अगर हम गिराना चाहते हैं तो इसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना डिसाइड करना चाहिए 45 डिग्री। ये सारी बातें आज इस वीडियो को बार बार देख के क्लियर करें, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना है।
अभी कुछ क्वेश्चन नहीं करना है। अभी तो इनका डेरिवेशन, जैसे इस वीडियो को देख देख के आप रफ कॉपी में नोट बना रहे हो, फिर दोबारा रफ में बनाओ, फिर दोबारा रफ में बनाओ, फिर दोबारा रफ में बनाओ। एक एक चीज़ मेरी तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी आज, और ये आज का ही प्रोजेक्ट है। नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन रुलाता है बहुत बुरी तरीके से। इसका समाधान मैंने यही ढूंढा हुआ है। बार बार रफ कॉपी में लिखते रहो शाम तक, ताकि हैबिचुअल हो जाओ। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है, उसकी 3 इक्वेशन में ड्राइव करनी आगी और याद भी होगी। तब जाके शाम को या रात को इसको फिर नोटबुक में लिखोगे। अभी कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया है और नहीं अभी आपको करने हैं। अभी नहीं करने हैं जब तक मैं नहीं कहूँगा। ओके, तो इस काम को अपडेट करें। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से ही करना बिल्कुल। ओके, बाय।